जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 14 पहले क्वेश्चंस होम असाइनमेंट डिस्कस होगी आज के लेक्चर में, फिर उसके बाद नए कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। असाइनमेंट से पहले बताइए कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया? हाथ उठाइए। आधे स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं, क्यों नहीं असाइनमेंट की है तुमने? असाइनमेंट क्यों नहीं की? किसने करनी थी असाइनमेंट? असाइनमेंट क्यों नहीं की? सॉरी, अच्छा सारी रात इबादत करते रहते आप। हाँ, ताक रात थी ना कल। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझ। तो आज आपने ये असाइनमेंट कर लेनी है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो प्रीवियस लेक्चर में से तो पूछ लीजिए, चैप्टर 2 में से या इवन चैप्टर 1 में से भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। आज टाइम है हमारे पास, पूछ लें जो पूछना। कुछ भी प्रोमिसरी नोट वाली बात की थी। हाँ जी बिल्कुल, अगर कंपनी ने किसी पर्सन को पैसे देने हैं, कंपनी कागज के ऊपर लिखेगी। कैफ 4 में आप पढ़ते थे ना प्रोमिसरी नोट, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹50,000 आफ्टर 1 मंथ। अगर कंपनी ने किसी को पैसे देने हैं, प्रोमिसरी नोट कंपनी की तरफ से जाना चाहिए, ऐसा ही है। उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए, ऐसा ही है। कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए, ऐसा ही है। अगर कंपनी का नाम उसकी स्टैंप नहीं है, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि लॉ ने कहा है हर वो डॉक्यूमेंट, हर वो नोटिस जो कंपनी की तरफ से इशू हो, जो सरकारी नोटिस हो कंपनी की तरफ से, उसके ऊपर कंपनी का नाम पब्लिश किया जाएगा। भाई कहा कि नहीं कहा? अगर प्रोमिसरी नोट के ऊपर कंपनी का नाम नहीं है, डायरेक्टर ने कंपनी का नाम मेंशन किए बगैर ही साइन कर दिए, हालांकि साइन डायरेक्टर नहीं करने होते हैं, कंपनी के अपने हाथ थोड़ी होते हैं, साइन डायरेक्टर नहीं करते, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी करने होते हैं, तो उसमें स्टैंप कंपनी की आती है, कंपनी की स्टैंप नहीं, कंपनी का नाम नहीं, डायरेक्टर ने साइन कर दिए। बोलिए ये प्रोमिसरी नोट पे करना किसकी लायबिलिटी बन गई? डायरेक्टर की। यही कह रहा है। अब जो साइन करेगा वो पर्सनली लायबल होगा। फिर कुछ समझ आई ये प्रोमिसरी नोट वाली बात की? शाबाश। और की क्वेश्चन? जी जी, चैप्टर 1 में एक टर्म यूज हुआ है रिडीमेबल कैपिटल। इनके दो सवाल है। नंबर 1, रिडीमेबल कैपिटल क्या होता है? नंबर 2, वो सिक्योरिटीज जो हम एक टर्म यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म वाली, उसमें शामिल होता है कि नहीं? तो रिडीमेबल कैपिटल असल में दो टाइप्स का होता है। एक वोटिंग, एक नॉन वोटिंग। ठीक है, वोटिंग सिक्योरिटीज होती हैं ऑर्डिनरी शेयर, और नॉन वोटिंग होती है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर के लिए ही एक दूसरा नाम यूज होता है जो आपने क्या बोला, रिडीमेबल। रिडीमेबल कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो कि कुछ अरसे के बाद वापस करना हो। प्रेफरेंस शेयर को कहते हैं रिडीमेबल कैपिटल। रिडीमेबल कैपिटल किसको बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स को। शेयर्स की दो टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर का नाम, एक नाम इसका वोटिंग सिक्योरिटीज भी है, और इसका एक नाम इररिडीमेबल कैपिटल भी है। प्रेफरेंस शेयर का एक नाम नॉन वोटिंग सिक्योरिटीज भी है, और इसका एक नाम रिडीमेबल कैपिटल भी है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और यस, ये वर्ड सिक्योरिटीज जो हम इंक्लूड करते हैं उसमें प्रेफरेंस शेयर भी शामिल होता है। लेकिन अगर अभी आपको इसकी समझ नहीं आ रही, दोबारा क्यों बोलूं मैं? आप मुझे दोबारा फीस दीजिए ना। कई बात नहीं, कहीं नहीं भाई बिल्कुल भाई, 10 दफा पूछे मैं जरूर बताऊंगा। तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, दिल किया। दोबारा तीसरी दफा भी नहीं, मैं तीसरी दफा, अल्लाह ना करे दोबारा की नौबत आए कभी। हाँ, तीसरी दफा। शेयर्स की दो टाइप्स हैं, ऊपर लिखे शेयर्स, उसके नीचे लिखे दो टाइप्स। एक ऑर्डिनरी शेयर, लेफ्ट साइड पे लिखे ऑर्डिनरी शेयर, राइट साइड पे लिखे प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर के नीचे ब्रैकेट में दो और नाम लिख लें, वोटिंग सिक्योरिटीज और इररिडीमेबल कैपिटल। और पहले यहां तक बताएं, लिख लिया कि नहीं? और राइट साइड पे जो प्रेफरेंस शेयर लिखा है, इसके नीचे ब्रैकेट में दो नाम और लिख लीजिए, नॉन वोटिंग सिक्योरिटीज और रिडीमेबल कैपिटल।
ठीक है जी। अच्छा, फिर अब आगे इसके लिखना चाहे तो एक और लाइन लिख लें, मजीद तफसील चैप्टर नंबर 5 में, मजीद तफसील चैप्टर नंबर 5 में। देखें चैप्टर नंबर 5 शेयर एंड शेयर कैपिटल से रिलेट कर रहा है ना, चैप्टर नंबर 5 शेयर कैपिटल से रिलेट कर रहा है ना। हाँ जी जी, क्लियर हो गया आपके क्वेश्चन, शाबाश। और कोई क्वेश्चन? जी जी जी। हाँ ऐसा ही है, ये सुन लीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि असाइनमेंट करके आइए, जो असाइनमेंट नहीं करके आया उसे सज़ा मिलेगी। अब मेरा ये कहना ज़रूरी तो नहीं था सज़ा मिलेगी, टीचर के पास राइट बाय डिफ़ॉल्ट राइट होता है कि अगर स्टूडेंट असाइनमेंट नहीं करके आया हल्की फुल्की उसे सज़ा दे सकता है कि नहीं है? चले दे सकता है, कहने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने असाइनमेंट देते ख़ास तौर पे ये क्यों कहा? जोर देने के लिए। उसी तरह क्वेश्चन इनका ये है, मैं पहले एग्जांपल फिर उसके बाद क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन का ये है, सर हमने कंसेप्ट पढ़ा कि पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स की तादाद 20 से ज़्यादा हो जाए या कोई और एसोसिएशन पर्सन है तो उसके लिए कंपनी फार्म में अपने आप को रजिस्टर करवाना लाजमी है, नहीं करवाते तो उसे 2 सजाएं बोली है, एक पेनल्टी ऑफ लेवल 1 और दूसरा जितने भी लोग होंगे वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे। क्वेश्चन इनका ये है कि सर पार्टनरशिप में तो वो ऑलरेडी पर्सनली लायबल होते हैं, पार्टनरशिप में तो लायबिलिटी ही अनलिमिटेड होती है, ऑलरेडी पर्सनल लायबिलिटी, तो फिर लॉ ने यहाँ पे क्यों कहा कि अगर तादाद 20 से ज़्यादा होगी और कंपनी नहीं बनाते तो पर्सनली लायबल हो गए? वो तो पहले ही पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में पहले ही लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पर्सनल लायबिलिटी है, यहाँ पे क्यों लिखा? जोर देने के लिए सिर्फ। किस लिए? जोर देने के कि अगर ना बनाए ना तो याद रखो कंपनी में कन्वर्ट कर लोगे तो लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, नहीं तो अनलिमिटेड ही रहेगी, अनलिमिटेड ही रहेगी। ये जोर देने के लिए उसने बोला, वरना असल जो उनको पैसे देने पड़ते हैं वो तो पेनल्टी लेवल 1 देने पड़ते हैं, असल सजा उनकी वो है। ये तो सिर्फ उनको याद दहानी कराई जा रही है। पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी LLP नहीं होती, पाकिस्तान में नहीं होती, पाकिस्तान में लिमिटेड लायबिलिटी होती। और कोई क्वेश्चन? एक और कंसेप्ट होता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप का, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे लिए रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप एक ही है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, बल्कि वो हमारे पार्टनरशिप है ही नहीं, ये तो F7 है, इसे स्कोप में नहीं है हमारे सिलेबस में पार्टनरशिप। बिल्कुल जी, सिर्फ इस कंसेप्ट की हद तक है कि तादाद 20 से बढ़ जाए पार्टनरशिप की कंपनी में कन्वर्ट कराना बस। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? असाइनमेंट डिस्कशन की तरफ चले? चलिए, 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मुझे इसका पसंद आया, बाकी 2 क्वेश्चन मुझे पसंद नहीं आए। आपने बताना है तीनों क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मुझे कौन सा सवाल पसंद आया होगा पहले। अच्छा, आपको भी हमारी पसंद मिलती जुलती है इसका। एग्जाम में क्वेश्चन आया, सबसे पहला काम क्या करना है? टाइम बाउंड करना है अपने आप को। कैसे करेंगे? मार्क्स 5 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.8 से। 9 मिनट के अंदर करना है। कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट किए, क्वेश्चन किया है? कितने स्टूडेंट ने अपने आप को टाइम बाउंड करके क्वेश्चन किया? शाबाश। तो आदत इसका मतलब हमारी बन रही है आहिस्ता आहिस्ता। जो स्टूडेंट असाइनमेंट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे तो उनकी आदत भी जारी नहीं, नो प्रॉब्लम। कौन सा सबने पास हो जाना होता है? सबने पास थोड़ी होना होता है, ऐसा होता है ना कि सबने पास हो जाना होता है, लेकिन कुछ असूल है ना, अल्लाह ताला चाहे तो सबको पास कर दे, लेकिन कुछ असूल है ना, अल्लाह ताला नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है, क्या मेहनत करने वाला और मेहनत ना करने वाला एक बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए ना, नहीं हो सकता। प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड PL, नाम समझ आ गया आपको? ये मेरा भाई मुझे इस कंपनी के बारे में जो कुछ भी बता सकते हैं बताएं इसके नाम से, इस कंपनी के बारे में जो कुछ बता सकते हैं नाम से बताएं। प्राइवेट लिमिटेड, शाबाश। प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी ही है, शाबाश, प्राइवेट कंपनी है। और अदर देन SMC है, और लाइन ऑफ बिजनेस प्रिंटिंग है, और लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर, क्या लिमिटेड बाय गारंटी? शाबाश। क्या ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नाम से पता चल रही है? चलिए आगे चलते हैं।
wants to change its name to Printing and Marketing Private Limited, और अपना नाम चेंज करना चाहती है। मेरा तो ख्याल है कंपनी एक दफा रजिस्टर हो जाए नाम चेंज नहीं कर सकती, कर सकती है, प्रोसीजर फॉलो कर। Under the provisions of Company Act 2017, describe the steps to be followed by PL for changing its name and matters to be complied with after the change of name. अब देखिए मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा, आपने से ट्रू और फॉल्स करना है। इस क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। दो कैसे? एक है, दो कैसे हैं? एक है स्टेप्स टू बी फॉलोड और एक है मैटर्स टू बी कंप्लाइड आफ्टर चेंज ऑफ नेम। आफ्टर चेंज ऑफ नेम पता है कौन सी वाली बात है? पुराने के साथ नया नाम 90 दिन तक, ठीक है वो, और मेंशन करना है हर ऑफिस के बाहर वगैरह, ये तो हो गई आफ्टर द चेंज। अब फॉर द चेंज, चेंज करने के लिए क्या क्या करना है? स्टेप नंबर 1 रजिस्ट्रार को अप्लाई करना है नेम रिजर्व करवाने के लिए। स्टेप नंबर 2 60 डेज के अंदर अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। फिर इसके बाद रजिस्ट्रार को अप्लाई करना है। अब नेम रिजर्व करवाने के लिए नहीं, नेम चेंज करवाने के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और रजिस्ट्रार क्या करेगा? जब लीगल रिक्वायरमेंट्स देखेगा पूरी हो गई है, रजिस्ट्रार नेम चेंज कर देगा और न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, ठीक है। क्या ये वाली बात लिखनी चाहिए हमें कि नेम चेंज होने से उसके राइट्स, लायबिलिटीज और लीगल प्रोसीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जरूरी नहीं, हाँ लिख दे तो कोई हर्ज भी नहीं, एक्स्ट्रा एक ही लाइन है, ठीक है। हाँ चले लिख देते हैं, ठीक है, चले ना भी लिखे तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन ये जो दूसरे है ना, आफ्टर द मैटर्स टू बी कंप्लाइड 90 डेज वाली बात, ये लाजमी लिखनी है। ये तो उसने खास तौर पे पूछ लिया ना। याद रखिएगा बाज़ औक़ात हम क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा हों तो कुछ स्टेप्स एडिशनल उसमें जो लॉ के होते हैं अपनी तरफ से नहीं बनाने, वो ऐड कर देते हैं। अगर आपको लगे कि ये मार्क्स ज़्यादा हैं तो फिर आप वो वाली बात भी लिख सकते हैं, राइट्स एंड लायबिलिटीज और प्रोसीडिंग्स वाली। क्लियर? अच्छा अब एक और सवाल कर तो ले। इसके दो पार्ट्स हैं, आपने खुद बोला, बिल्कुल ठीक, मेरा भी ये ख्याल है। टोटल नंबर 5 है। पार्ट ए के कितने मार्क्स होंगे, बी के कितने होंगे? 3 नंबर होंगे ए के और 2 नंबर होंगे पार्ट बी के। हाँ लगभग मेरा भी यही ख्याल है, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट 4A recommend whether a company can be registered with proposed names in following cases। बताइए इन नाम के साथ रजिस्टर हो सकती है कि नहीं? A company named ABC Fertilizer Limited is already registered. Another company with proposed name ABC Fertilizer Limited, spellings are different, हो सकती है कि नहीं? याद रखें ने दो अल्फाज बोले थे, एक आइडेंटिकल और एक टू क्लोजली रिजेंबल्स। ये आइडेंटिकल तो नहीं है लेकिन क्या टू क्लोजली रिजेंबल्स है? बिल्कुल, सिर्फ स्पेलिंग फर्क है। तो ये नाम के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं लेकिन टू क्लोजली रिजेंबल करती है। बी ए प्रपोज्ड कंपनी विद द नेम स्प्रेड वायलेंस प्राइवेट लिमिटेड, क्यों नहीं? इनएप्रोप्रिएट, शाबाश। C a proposed business trading in industrial machinery with proposed name Industry Bank Limited, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव कैसे है? हाँ जी, लाइन ऑफ बिजनेस नाम के साथ मैच नहीं करता, नाम में कोई और लफ्ज है, लाइन ऑफ बिजनेस में कुछ और है। नाम से तो लग रहा है कि बैंक है ये। जी जी हाँ देखिए लाइन पूरी सेम ही थी। आप इसको इनअप्रोप्रिएट की बजाय आप यूँ कह लीजिए अनडिजायरेबल है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि इफेक्ट्स रिलीजियस फीलिंग्स, उसमें भी क्लासीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरी लाइन भी लिख सकते हैं कि इनअप्रोप्रिएट और डिसेप्टिव। क्वेश्चन का ये है कि सर वो इनअप्रोप्रिएट डिसेप्टिव पूरी लाइन थी, आपने उसमें से एक लफ्ज़ क्यों चूज करके कहा कि ये इनअप्रोप्रिएट है? तो आप पूरे लाइन भी यूज कर सकते हैं इसमें कि इस वजह से हमने इसको नॉट अप्रोप्रिएट बोला है कि ये इनअप्रोप्रिएट और डिसेप्टिव है। बीम भी नाम नहीं रखा जा सकता, सी भी नहीं रखा जा सकता। सी किस वजह से? क्योंकि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नेम के साथ मैच नहीं। डी ए प्रपोज्ड कंपनी रनिंग बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज विद द नेम पाकिस्तान बस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड, क्यों? हाँ किस लफ्ज से पता चल रहा है ये गवर्नमेंट है, अथॉरिटी।
इसके अलावा और कौन से अल्फाज होते हैं नॉर्मली जिनसे पता चलता है? गवर्नमेंट, स्टेट, फेडरल, नेशनल, इस तरह के अल्फाज से अंदाजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4B, टोटल है 6 मार्क्स। टाइम बाउंड करें अपने आप को, कितने टाइम में करना है? 10 मिनट। तकरीबन 6 × 1.8, लेकिन 10 से ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा हेयर कट लगा ले डाउनवर्ड, 10.5 कर ले, 10 कर ले, 10 कर ले। कभी कोई क्वेश्चन मुश्किल भी आ जाता है, तो हो सकता है इस पेपर में मुश्किल क्वेश्चन भी हो, तो थोड़ा सा आधा सेकंड डाउनवर्ड करने में कोई हल। तो जब आपने अपने आप को टाइम अलाउड करना है, तो जब राउंडिंग ऑफ करना है तो हमेशा डाउनवर्ड करें, टू बी ऑन सेफ साइड। A group of person intends to form a limited liability company. कौन सी? With the objective to provide research related services to pharmaceutical companies. Research related services provide करने हैं। In this respect, one of the promoters proposed Pharma Research Authority as a name of the proposed company, which was liked by all the promoters. सबको पसंद आया नाम। Under the provision of Company Act 2017, comment on the validity of the name proposed by the promoter and suggest how they can overcome the deficiency, if any, in it. कैसे वो deficiency remove? पहले बताइए क्या ये नाम appropriate है? फार्मा रिसर्च, तो फार्मा नेचर ऑफ बिजनेस मैच तो कर रहा है फार्मास्यूटिकल, और रिसर्च भी है, फार्मा भी है, रिसर्च भी है। अथॉरिटी का लफ्ज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट से लिंक, क्योंकि इससे अंदाजा होता है गवर्नमेंट से लिंक करें। तो क्या करें? सजेशन दीजिए कैसे रिमूव करें। या तो अथॉरिटी का वर्ड नाम से निकाल दें, और अगर इंक्लूड करना है SCCP से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एग्रीड? और इस नाम में कोई मसला नजर आ रहा है आपको? हाँ, ये ना लिमिटेड, पहले क्यों नहीं बोला? पहले क्यों नहीं बोला? लिमिटेड का लफ्ज होना चाहिए। तो ये डेफिशिएंसी है। अब रिमूव कैसे करें इसको? या तो लिमिटेड का लफ्ज लगा ले, और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा। अथॉरिटी तो पहले हो गया, अथॉरिटी डिस्कस हो गई, अब लिमिटेड का वर्ड डिस्कस कर रहे हैं। या तो लिमिटेड का वर्ड इंक्लूड कर लें, और अगर नहीं करना तो हाँ, कमीशन से एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस ले ले। भैया ये भी तो ऑप्शन रखी हुई है, लिमिटेड का लफ्ज लगाना लाजमी तो नहीं है। या ला ने ऑप्शन दी हुई है कि लिमिटेड के लफ्ज के बगैर भी चला सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 42। और तीसरी चीज, अब ये चूंकि नंबर पूरे नहीं होते, तीसरी चीज और सोचे, ये भी चेक कर ले कि कहीं किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम तो नहीं है। हाँ, आइडेंटिकल या क्लोजली रिजेंबल तो नहीं करता। उसके लिए रजिस्ट्रार से नेम रिजर्व करवाना होगा, जिससे पता चल जाएगा। क्लियर? तो 3 मसले हैं, एक अथॉरिटी में, एक लिमिटेड में, और एक जनरल पॉइंट है कि रजिस्ट्रार से रिजर्व करवा लेना है, ताकि पता चल जाए कि आइडेंटिकल नेम तो नहीं है किसी और कंपनी का, या क्लोजली रिजेंबल। क्लियर? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, तो बताइए मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा? ये वाला 4B। ये अच्छी केस स्टडी थी, अच्छी केस स्टडी थी। और खास तौर पे ये जो था ना, हाउ टू ओवरकम डेफिशिएंसी, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। गुड। कितने स्टूडेंट्स के जहन में ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाली बात आ गई थी कि लिमिटेड का वर्ड सॉल्यूशन पढ़े बगैर? शाबाश शाबाश। चलिए अब कंसेप्ट की तरफ चलें। चलिए, अच्छा, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है थोड़ा लेंथी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। तो बताइए लेंथी कर ले कि थोड़ा हल्का रखें? पूरा कंप्लीट कर लें? नहीं, वैसे ठीक। चलिए ऐसा करते हैं, जब चेक पॉइंट आएगा ना तो मैं आपसे पूछ लूँगा। अगर तो आप फ्रेश हुए तो हम आगे चलेंगे, फ्रेश नहीं हुए, ओवरबर्डन फील हो रहे हुए, तो फिर वहीं पे रोक देंगे। ठीक है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 3 हमारा, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। हेडिंग से पता चल गया होगा आपको कि इसमें इस एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव में वो 2 क्लासेस डिस्कस कर रहा है। कौन कौन से? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। पहले हम पढ़ेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास।
पहले कौन से पढ़ेंगे? फिर उसके बाद अगर आपने कहा तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास भी पढ़ लेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस में सबसे पहले आपको बता रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस है। अच्छा याद रखिएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में फर्क है। रजिस्टर्ड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में फर्क है। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब है कंप्लीट एड्रेस के हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे है। एक हमने आरजी एड्रेस दिया था, आपको याद होगा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, वो था आरजी एड्रेस। ये एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस जो दिया था ना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के साथ, वो था आरजी कम्युनिकेशन के लिए कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस एड्रेस पे भेजो या एतराज लगाना इस एड्रेस पे भेजो। रजिस्टर्ड ऑफिस परमानेंट एड्रेस है, इसमें ये कंपनी का कंप्लीट एड्रेस होता है, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर जो भी है वो सारा मिला के कंप्लीटेड, और ये कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद रजिस्ट्रार को दिया जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस। कह रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस इज द एड्रेस ऑफ कंपनी फॉर रिसीविंग ऑल ऑफ इट्स कम्युनिकेशन। लेकिन इसमें और जो इनकॉर्पोरेशन के वक्त एड्रेस दिया था उसमें क्या फर्क है? वो टेम्परेरी था, ये परमानेंट है। हालांकि ये भी चेंज हो सकता है, परमानेंट से मुराद मुस्तकिल आपके आईडी कार्ड पे जो मुस्तकिल पता है वो भी तो चेंज हो सकता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन एड्रेस वो अलग है और परमानेंट अलग। तो रजिस्टर्ड ऑफिस इज द एड्रेस ऑफ कंपनी फॉर रिसीविंग ऑल ऑफ इट्स कम्युनिकेशन। Every company shall notify registrar the complete address of its registered office within 30 days of incorporation. कब? लेकिन पहले बता नहीं चुके जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन करवाई थी, वो तो टेम्परेरी था, ये परमानेंट है। कब बताना है ये एड्रेस रजिस्ट्रार को? कंप्लीट एड्रेस लिखा, क्या लिखा हुआ है? इस कंप्लीट को भी अंडरलाइन करना, सिर्फ प्रोविंस नेम नहीं बताना। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में, रजिस्टर्ड ऑफिस में यही फर्क है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में सिर्फ प्रोविंस नेम होता है या पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जबकि रजिस्टर्ड ऑफिस में कंप्लीट एड्रेस होता है, जिधर खत लिखे तो पहुंच जाए। सिर्फ प्रोविंस का नाम लिखेंगे खत नहीं पहुंचेगा। आफ्टर 30 डेज इनकॉर्पोरेशन। अच्छा आप मुझे बताइए, डेज आ गए, जब कभी डेज आते हैं हम क्या करते हैं? हाँ पीछे जाते, जाके चेक करते हैं वहां पे ये बात लिखी है कि नहीं लिखी है, तो टिक कर देते हैं, ताकि फ्री टाइम में हर दूसरे तीसरे दिन हम इसकी डेज की रिवीजन करते रहें। क्योंकि डेज की रिवीजन क्यों जरूरी है, खास तौर पे अलग से जब ये डेज सारे कंसेप्ट के अंदर मौजूद हैं, तो मेरे जहन में क्या बात आई कि मैंने अलहदा करके इसको एंड पे पेजेस पे इंक्लूड कर दिया, ताकि बार बार आप डेज को रिवाइज करें। क्योंकि डेज खास तौर पे कंसेप्ट जहन में बैठ जाता है, लेकिन कितने दिन में काम करना था ये, हाँ तो उसके लिए लाता, ताकि आप पीरियोडिक रिवीजन करते रहें। तो इसमें देखें 30 डेज वाली लिस्ट में क्या ये है कि नोटिफाई करना है एड्रेस, तो टिक कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टिक बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, और जब आखिरी चैप्टर भी हो जाएगा उसका मतलब सारे टिक हो चुके होंगे, और उस वक्त तक आपने कई दफ़ा इन डेज वाले को रिवाइज करना है कंसेप्ट को। और मुझे याद आ गया वो ब्रेनस्केप, ठीक है, हाँ वो छुट्टियों में मैंने आपका तैयार करना है, उसके लिए थोड़ी एफर्ट ज़्यादा लगती है, काम ज़्यादा, तो उसके लिए छुट्टियों में टाइम मिल जाएगा तो मैंने आपके साथ शेयर करना है। आपने प्रैक्टिस साथ साथ उसके ऊपर भी करनी है, ऐप के ऊपर प्रैक्टिस करनी है जी। रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्लियर हो गया ये? इट मे और मे नॉट बी हेड ऑफिस ऑफ कंपनी। कहता है काउंटिंग में आप हेड ऑफिस बोलते हैं, लॉ में रजिस्टर्ड ऑफिस बोलेंगे, ये वो हेड ऑफिस ही रजिस्टर्ड ऑफिस भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हेड ऑफिस अलग और रजिस्टर ऑफिस अलग रखना है तो अलग अलग भी रख सकते हैं। अमूमी तौर पे जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है वो हेड ऑफिस ही रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, क्योंकि उधर ही जो बड़ी मैनेजमेंट होती है ना, CFO CEO वगैरह हेड ऑफिस में बैठते हैं, तो कहते हैं फ़ौरन उस वहीं पे हमें जो कम्युनिकेशन होगी पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हो सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस में किसी लॉयर का ऑफिस का एड्रेस दे दे कि भाई जो भी कम्युनिकेशन है लॉयर देख के खुद जवाब देता रहेगा, अहम चीज़ हुई तो हमसे कंसल्ट कर लेगा, तो वो हेड ऑफिस भी हो सकती है। हेड ऑफिस के अलावा भी अमूमी तौर पे कौन सी होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, ये है काम का कंसेप्ट अब जो आई क्या पूछता है।
क्या एक दफा रजिस्टर्ड ऑफिस आप डिसाइड कर लें किस जगह होगा, चेंज हो सकता है? नाम, इससे पहले नाम नेम क्लास पढ़ा था, नेम डिसाइड हो गया, चेंज हो सकता था, उसका प्रोसीजर पता आपको चला, ये भी चेंज हो सकता है। रजिस्टर, इसमें 3 तरह की चेंजेस होती हैं, छोटी चेंज, दरमियानी चेंज, बड़ी चेंज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में कितनी तरह की चेंजेस हैं? 3 तरह। एक है विद इन सेम सिटी, एक है सिटी टू सिटी बट विद इन सेम प्रोविंस, विद इन सेम सिटी। दूसरा वन सिटी टू अनदर सिटी बट विद इन सेम। और तीसरा है वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस, सेम सिटी डिफरेंट सिटी डिफरेंट प्रोविंस। 3 तरह के रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज 3 तरह के हैं। कितनी तरह के? कौन कौन से? सेम सिटी, छोटा बड़ा नहीं होगा, सेम सिटी डिफरेंट सिटी डिफरेंट प्रोविंस, से सारे सेम कंट्री हैं भाई। कह रहे 3 तरह के चेंजेस हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन सेम सिटी, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी विद इन सेम प्रोविंस, और फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस। अच्छा याद रखिएगा एक फर्क, इसमें रजिस्ट्रार सेम रहेगा, कंफर्म है रजिस्ट्रार सेम रहेगा। कोई सिटी ऐसी नहीं है जिसमें 2 रजिस्ट्रार हो। ऐसे ही है, रजिस्ट्रार कंपनी का चेंज करने से पहले जो रजिस्ट्रार था और रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के बाद भी रजिस्ट्रार वही रहेगा, कंफर्म है। बात सही है मेरी क्या गलत? दूसरी बात, तीसरे वाले केस में कंफर्म है रजिस्ट्रार चेंज होगा, क्योंकि कोई रजिस्ट्रार ऐसा नहीं जो 2 प्रोविंसेस में हो। पहले वाले चेंज में कंफर्म है, ये प्रोसेस में कंसेप्ट काम आएगा। पहले वाले चेंज में कंफर्म है रजिस्ट्रार सेम होगा बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज। तीसरे वाले चेंज में कंफर्म है कि रजिस्ट्रार चेंज होगा, पहले कुछ होगा बाद में कुछ। जो दूसरे वाला केस है ना, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, इट डिपेंड्स, ये हो सकता है रजिस्ट्रार सेम हो सकता है डिफरेंट हो, डिफरेंट हो। सिर्फ पंजाब में मसला होगा, क्यों? हैदराबाद में रजिस्ट्रार नहीं बैठता, वहाँ पे पूरे सिंध का एक ही है ना? पूरे सिंध का एक ही है। 8 थे ना, अभी हिसाब लगा लेते हैं। एक तो आ गया हर एक प्रोविंशियल कैपिटल, एक आ गया इस्लामाबाद में, बाकी 3 किधर किधर थे? फैसलाबाद, मुल्तान और सक्खर किधर है? कराची, हाँ कराची में होता है सक्खर, आजकल कराची में होता है, ठीक है। कराची भी सिंध में है, सक्खर भी सिंध में है, तो सिंध में भी ये हो सकता है। मतलब अब देखिए, कराची से सक्खर में जाते हैं, रजिस्ट्रार से है सेम प्रोविंस, रजिस्ट्रार चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है उनकी ज्यूरिसडिक्शन कराची के, चले लाहौर की एग्जांपल ले लेते हैं। लाहौर में, अब पंजाब में 3 रजिस्ट्रार है, लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में। लाहौर से अगर साथ ही दूसरा शहर कसूर है, इधर अगर शिफ्ट कर लें तो रजिस्ट्रार चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर लाहौर से फैसलाबाद शिफ्ट कर लें, प्रोविंस सेम है, रजिस्ट्रार चेंज हो गया। भाई बात समझ आई? नहीं समझ आई? फिर से, रजिस्टर ऑफिस में चेंज 3 तरह का हो सकता है, सेम सिटी, वन सिटी टू अनदर सिटी लेकिन सेम प्रोविंस, और तीसरा वन प्रोविंस। पहले वाले में रजिस्ट्रार हमेशा सेम रहेगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट पुराने रजिस्ट्रार से उठा के फिजिकल रिकॉर्ड नए रजिस्ट्रार को जमा कराने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाले में वन प्रोविंस ऑफ अनदर, रजिस्ट्रार हमेशा चेंज होगा। आपने जब रजिस्टर्ड ऑफिस अपना चेंज करना है तो रजिस्ट्रार के पास, पुराने रजिस्ट्रार के पास जो आपका रिकॉर्ड होगा ना, वो सारा लाके नए रजिस्ट्रार के भी हवाले करवाना है रिकॉर्ड अपना, समझ रहे हैं। लेकिन सेकंड वाले चेंज में इफ है, अगर रजिस्ट्रार चेंज हो रहा हुआ तो फिजिकल रिकॉर्ड आपने पुराने रजिस्ट्रार से नए रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करवाना है, और अगर रजिस्ट्रार चेंज नहीं हो रहा तो रिकॉर्ड ट्रांसफर। ये रजिस्ट्रार का ताल्लुक क्या है चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस से, समझ आ रही है आपको? चलिए फिर अब आगे चलते हैं। अब पहला चेंज सुन लीजिए कैसे होगा, प्रोसीजर फॉर चेंज। अच्छा सबसे पहले मुझे बताइए कौन से वाले चेंज का प्रोसीजर सबसे कम होगा और किसका सबसे ज्यादा होगा? तीसरे वाले का।
पहला प्रोसीजर फॉर चेंज विद इन सेम सिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसला करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, मेंबर्स नहीं रेजोल्यूशन पास करेंगे, कौन, और रजिस्ट्रार को नोटिफाई करेंगे विद इन 15 डेज। डन, दो काम करने हैं, चेंज हो गया, रजिस्टर ऑफिस चेंज कर लो, रजिस्ट्रार को इतला दे दो 15। क्यों रजिस्ट्रार को क्यों इतला देनी है कि रजिस्टर ऑफिस चेंज हो गया? एड्रेस उसने लेटर लिखने हैं कम्युनिकेशन के लिए, कॉरेस्पॉन्डेंस। सेकंड चेंज, डिफरेंट सिटी बट विद इन सेम पर। याद रखिए इसमें भी मेमोरेंडम की अल्टरेशन नहीं होगी। पहले वाले केस में मेमोरेंडम की अल्टरेशन नहीं हुई थी, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा था, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज नहीं हो रही थी, प्रोविंस जो सेम है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई। पहले वाला जो केस है इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज नहीं हो रही। क्लास क्या होती है? मेमोरेंडम के अंदर प्रोविंस का नाम लिखते हैं, वो तो सेम प्रोविंस में है ना। क्लियर? तो इसमें हमने मेमोरेंडम की अल्टरेशन की तरफ नहीं जाना। दूसरे वाले केस में बताइए, इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। प्रोसीजर फॉर चेंज टू डिफरेंट सिटी बट विद इन सेम प्रोविंस। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? सेम है। सेम प्रोविंस है, सेम प्रोविंस में चेंज। हम अगर लाहौर से मुल्तान में शिफ्ट कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, तो रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्ट्रार चेंज हो सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास से क्यों? दोनों प्रोविंस सेम है, दोनों पंजाब में है, और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में। अब ये फर्क समझ रहे हैं? एक लफ्ज का फर्क है, क्वेश्चन में स्किप करके ना कंसेप्ट आपका फर्क हो जाना है। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस और कंसेप्ट है, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास और कंसेप्ट। कह रहा है भैया जब आपने सेम प्रोविंस में रहना है, सिटी चेंज करनी है, तो क्या करें? कंपनी शैल पास बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करें, ठीक है। फिर क्या करना है? कंपनी शैल पास स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। स्पेशल रेजोल्यूशन कहां से आ गई? पहले वाले में तो नहीं थी। इसमें है। अच्छा, ये उससे ज्यादा संगीन मसला है। ओके ओके ओके। कंपनी शैल नोटिफाई रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। हाँ, उधर भी 15 डेज में किया था, इधर भी 15 डेज किया। ठीक है ठीक है। फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ कंपनी शैल आल्सो बी ट्रांसफर टू द न्यू रजिस्ट्रार इफ रजिस्टर्ड ऑफिस हैज बीन शिफ्टेड टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर रजिस्ट्रार। ये फिजिकल रिकॉर्ड शिफ्ट के क्या है? पीछे नहीं गए। हाँ, अब ये फोर्थ वाला पॉइंट तो पहले नहीं था, पहले वाले चेंज में तो नहीं था, जब सेम सिटी में चेंज हुआ था। तो क्या है? हाँ, इसीलिए तो मैं कहा रजिस्ट्रार सेम होगा तब फिजिकल रिकॉर्ड ट्रांसफर नहीं करना। यहां पे हो सकता है रजिस्ट्रार सेम हो सकता, क्योंकि प्रोविंस सेम है, सिटी डिफरेंट है। अगर सेम है तो फिजिकल रिकॉर्ड शिफ्ट नहीं करना, और अगर रजिस्ट्रार डिफरेंट है ताकि पूरा रिकॉर्ड उधर चला जाए ना, ये ना उधर जाके हम उसके पास मेमोरेंडम की अल्टरेशन देंगे, ओके मेरे पास आपका पुराना मेमोरेंडम नहीं, अल्टरेशन में क्या करूं? तो फिर हाँ, ऐसे तो नए रजिस्ट्रार को सारा खाता लेके जाना है ना। समझ आई? पहले वाला चेंज कौन सा था? विद इन सेम सिटी। ये चेंज कौन सा है? विद इन सेम प्रोविंस। ठीक है। भाईजान कह रहे हैं सर आप पीछे नहीं गए इसके, कोई बात नहीं, पीछे चले जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 15 डेज। क्या करना है अब आपने? पीछे जा चेक कर, पढ़ लिया, शाबाश, टिक लगा लिया। भैया उन्होंने टिक लगा लिया, उन्होंने कहा सर आप हमें इतना बेवकूफ ना समझे, हमें पता चल गया है जहां कहीं कंसेंट में डेज आए आपके पूछे बगैर हमने जाके, आपसे ज्यादा एफिशिएंट है क्लास है? आपका साबुन स्लो है। चलिए थर्ड के, भाई थर्ड केस के लिए, थर्ड सिचुएशन के लिए तैयार हैं? ये थर्ड बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, सोच लें एक दफा। तैयार हैं? चलिए
कह रहा है प्रोसीजर फॉर चेंज टू डिफरेंट प्रोविंस, प्रोसीजर फॉर चेंज टू डिफरेंट प्रोविंस, 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंपनी शैल पास बोर्ड, ये तो हमें पता है कोई भी फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करनी है। फिर उसने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करो, हमने कहा ये भी समझ आ गई। जब सिटी टू सिटी गए थे तो स्पेशल रेजोल्यूशन हुई थी, ये तो प्रोविंस टू प्रोविंस है, इसमें तो बल्कि डबल दर्जे में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए। एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है दूसरे प्रोविंस में, और दूसरा मेमोरेंडम की अल्ट्रेशन भी हो रही है, मेमोरेंडम की अल्ट्रेशन के लिए भी तो स्पेशल है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन स्टेप नंबर 2 स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। थर्ड, एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड विद कमीशन। कमीशन कहा जाए तो रजिस्ट्रार हुआ करता था, ये बड़ा वो मामला सख्त है। अच्छा सुन लें, हर मेमोरेंडम या अल्ट्रेशन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन तो रिक्वायर्ड है, लेकिन हर मेमोरेंडम या अल्ट्रेशन के लिए कमीशन की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। समझ आ रही बात की? लॉ ने यहां पे जब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज हो रही है एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, तो लॉ ने यहां पे कमीशन को क्यों कहा कि इजाजत लेके फिर शिफ्ट कर सकते हो, कमीशन की इजाजत के बगैर ऑफिस शिफ्ट नहीं करना। और फिर कमीशन को भी कहा कि तूने बगैर देखे वाले इजाजत नहीं दे देनी, पहले देखना है शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। इसके पीछे कहानी क्या, एक ही रीजन होती है, एक ही रीजन होती क्या है कि हमारे मोहल्ले में कोई बंदा अगर रहता है, वो हमसे लोन लेता है, तो लोन लेने के बाद वो हम फर्ज कीजिए लाहौर में रहते हैं, लोन लेने के बाद वो शिफ्ट हो जाता है रावलपिंडी, या चलो कराची, रावलपिंडी पंजाब में है, दूसरे प्रोविंस में कराची शिफ्ट हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है? हाँ भाग गया वो। अच्छा वो मुकरेगा नहीं, आप उसे फोन करेंगे, कहेगा भाई आओ ना कराची आके पैसे ले लो। अब आप कराची पहुंचेंगे, वो घर जाएंगे, घर वाले कहेंगे वो सुबह का बाहर निकला आया ही नहीं, और फिर जब तक आप उसके घर के सामने बैठे रहेंगे उसने घर वापस नहीं आना। या आपको मिलेगा तो कोई बहाना कर देगा कि मैंने पैसे रखे हुए थे, अचानक जरूरत पड़ी आपके आने से 2 मिनट पहले, अबे पैसे चोरी हो गए। कराची में वैसे ही स्नैचिंग वगैरह होती है, वो इस तरह चक्कर लगाएगा। बताइए आपके 2 चक्कर लगाएंगे ना, तीसरी दफा आप कहेंगे यार पैसे छोड़ो, आने जाने में इतना खर्चा हो जाता है। ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं? इसीलिए उसने कहा कि अगर कोई कंपनी जिसने बड़े लेवल पे लोगों से पैसे लिए हुए हैं, क्रेडिट बैंक से लोन लिया हुआ है, शेयर होल्डर से भी पैसे लिए हुए हैं, वो अगर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करेगी ना, तो उसके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होंगे और जो उसके मेजॉरिटी लेंडर्स होंगे, वो तो ओरिजिनल वाली प्लेस पे होंगे ना, ओरिजिनल प्रोविंस में। तो अगर दूसरे प्रोविंस में जा रहा, बताइए वो डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे सर। तो क्या उनके इजाजत के साथ कंपनी को शिफ्ट होना चाहिए कि इजाजत के बगैर? इसीलिए कमीशन दरमियान में आया कि अगर ज्यादा दूर जा रहे हो तो पहले क्रेडिटर और मेंबर्स की इजाजत होगी, वो इजाजत दें तो फिर हम परमिशन देंगे आपको। अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, कमीशन कहता है मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। इसीलिए यहां पे कमीशन की अप्रूवल आई। तो बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद डायरेक्ट कंपनी यहां पे रजिस्ट्रार के पास क्यों नहीं गई मेमोरेंडम रजिस्टर करने के लिए? पहले इजाजत लेने के लिए कमीशन के पास क्यों गई? इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड मेंबर। अच्छा यहां पे एक कानूनी नुक्ता जहन में रखिएगा, कंपनी कमीशन के पास मेमोरेंडम की अल्ट्रेशन के लिए नहीं गई, अल्ट्रेशन की इजाजत लेने के लिए गई है। एससीसीपी अल्ट्रेशन नहीं करेगा, अल्ट्रेशन की इजाजत देगा, अल्ट्रेशन रजिस्ट्रार ही करेगा। ये जिन तो इसके बाद अभी रजिस्ट्रार आना है। एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड विद कमीशन टू ऑब्टेन कंफर्मेशन। Commission shall consider rights and interest of member as well as creditors and can make order on such terms and conditions as it thinks proper। भी समझ रहे हैं?
कमीशन शैल कंसीडर राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मेंबर एज वेल एज क्रेडिटर। क्या कहना जा रहा है? कमीशन मेंबर और क्रेडिटर से पूछेगा, राज तो नहीं है। और फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कमीशन ये भी कह सकता है भाई, पहले के टर्म एंड कंडीशन लिखा करता था, वो टर्म एंड कंडीशन होती थी 3 होती थी, मुझे एक भूल गई अब। उन 3 में एक ये होती थी कि भैया या तो सारे क्रेडिटर और मेंबर से एनओसी ले लो, या आप उनके पैसों को एडजस्ट कर दो, फिर मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इजाजत दूंगा। टर्म एंड कंडीशन कोई भी हो सकती है। टर्म एंड कंडीशन जब ऑर्डर करेगा कमीशन, टर्म एंड कंडीशन ये भी हो सकती है क्या, कि उनसे इजाजत लेके आओ, और अगर इजाजत नहीं देते वो, उनके पैसे वापस करो, फिर मैं तुम लोगों को इजाजत दूंगा दूसरे सूबे में जाने की, वरना नहीं। और देखिए ये प्रोविजन क्या मेंबर्स और क्रेडिटर्स के हक में बेहतर नहीं है? बेहतर है कमीशन वाली। सारे मेंबर से तो नहीं पूछा था, वो तो मेजोरिटी 3/4 75 से पूछा। एक मेंबर या क्रेडिटर ने भी एतराज किया ना, वो कहेगा उसको पैसे दे के जाओ। हाँ, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट, जनरल पब्लिक ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए कमीशन आ गया। सही अंदाजा लगाया। ये तीसरे वाला पॉइंट समझ आ गया? तीसरे वाला पॉइंट सबसे अहम है, इसको मार्क कर लीजिए, कमीशन का। हाँ, कुछ ना कुछ करेंगे, वो क्या करेंगे कैसे, उसको वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर जब कमीशन ऑर्डर इशू कर देगा क्रेडिटर और मेंबर से मशवरा करने के बाद, वो इंटरेस्टिंगली वो ऑर्डर 2 लोगों को इशू करेगा। कंपनी को ऑर्डर इशू करने के 7 दिन के अंदर अंदर उस ऑर्डर की कॉपी किस किस को इशू की जाएगी? कंपनी को, रजिस्ट्रार को। वैसे अदालत के केस में कंफर्म तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है, अंडरस्टैंडिंग है, जब अदालत भी फैसला देती होगी ना, तो ऑर्डर की एक कॉपी एक पार्टी को और एक कॉपी दूसरी पार्टी को देती होगी। ऐसा है ना? जीतने वाले को भी हारने वाले को, सिर्फ जीतने वाले को कॉपी देती है? दोनों को दी। तो यहाँ पे भी उसने दोनों को, कंपनी को भी दी, रजिस्ट्रार को। कब? 7 दिन के अंदर अंदर। कब? 7 दिन के अंदर अंदर है। कब? तो पहुंच जाए फिर जिधर पहुंचना है आपने। शाबाश 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 शाबाश। देखिए, हो सकता है मैं रह गया हूँ कुछ स्किप करके, बताना ये चाह रहा हूँ, डेज अहम है, मिक्स हो जाते हैं। 7 डेज में बताइए, ये लिखा हुआ है कि नहीं? शाबाश, टिक कर ले और वापिस आ जाए। कॉपी ऑफ ऑर्डर कंफर्मिंग द अल्टरेशन duly certified by an authorized officer of the commission shall be sent to company and registrar within 7 days of the order। कंपनी को भी रजिस्ट्रार को भी 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए, एक कमीशन ने एक कॉपी दी कंपनी को, एक दी रजिस्ट्रार को। यहां पे रजिस्ट्रार को क्या ऑटोमेटिकली मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्टरेशन कर देनी चाहिए? क्योंकि इजाजत आ गई है। क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ, रजिस्ट्रार को कमीशन का ऑर्डर पहुंचा, क्या रजिस्ट्रार ऑटोमेटिकली मेमोरेंडम और आर्टिकल अल्टरेशन कर दे? नहीं सर। क्यों? पहले वो कंपनी आए इधर। क्यों? ऑर्डर आ तो गया कमीशन का, इजाजत का ऑर्डर आया। इजाजत का है, इजाजत का है कि अगर वो आए तो उसकी बात मान लेना, लेकिन वो आए तो सही, वो आए तो सही है। तो वो इसीलिए ये कह रहा है कि कंपनी शैल फाइल विद रजिस्ट्रार। अब कंपनी की बारी आ गई। हालांकि रजिस्ट्रार के पास कमीशन का ऑर्डर पहुंच चुका है, लेकिन कंपनी ने वो ऑर्डर और उसके साथ अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये लेके जाना है ना। आपका क्या हाल है? रजिस्ट्रार उधर बैठ के खुद अल्टर्ड मेमोरेंडम बनाएगा, वो कंपनी को कहेगा भाई तू लेके आ तो मैं उसको रजिस्टर करूं। तो कंपनी अपना अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लेके साथ में कमीशन के ऑर्डर की कॉपी लगा के रजिस्ट्रार को कहेगा, रजिस्ट्रार भैया कर दे रजिस्टर। रजिस्ट्रार कहेगा इसी का तो इंतजार कर रहा था मैं, लेकिन आपने कहीं देर तो नहीं कर दी, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर, कमीशन के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर आपने मेरे पास आना था। रजिस्ट्रार गिनेगा, अगर कमीशन के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी आई है, रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्टर कर देगा, कहेगा यही तो मेरा काम है, इट इज माई ड्यूटी, माई जॉब, ये ले। लेकिन अगर 30 दिन से ज्यादा हो गए,
अब तो नहीं होगा, अब तो 30 दिन, अब तो आप एक्सटेंशन का लेके आए दोबारा कमीशन से, फिर आपको रजिस्टर करेंगे मेमोरेंडम आर्टिकल, वरना नहीं करने। अच्छा ठीक है, ये 30 दिन कहाँ से शुरू करने हैं? ऑर्डर इशू होने से, 7 के बाद नहीं, कमीशन के ऑर्डर की डेट से 7 दिन 30 में शामिल है। ये देखें, नहीं समझ आ रही ना, देखें ना 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 ना, विद इन 7 days ऑफ द ऑर्डर, 7 days ऑफ द ऑर्डर, और यहां पे भी क्या है 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, जिस दिन कमीशन ने ऑर्डर किया उस दिन से 30। वो अपनी कॉपी लेके जाएगी। अभी कॉपी नहीं मिली फिर। एक मिनट ठहर जाए, रजिस्ट्रार को कॉपी नहीं मिली या कंपनी को नहीं मिली? तो दोनों को भेज दिया, तो 7 दिन तक इंतजार करेंगे ना, 23 दिन ऊपर फिर भी हैं। ये भाईजान कह रहे हैं सर कंपनी के 7 दिन तो ज़ाया हो गए 30 में से, क्योंकि 7 दिन तो कमीशन ने ले लिए ऑर्डर भेजते भेजते, तो 23 दिन तो अभी भी हैं। ये 1 दिन का काम होता है। कितने दिन का काम होता है? 1 दिन का। मसरूफियात होती हैं, हाँ जी हाँ, लेकिन जैसे हम बिल जमा करवाने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार करते रहते हैं ना, तो इसका भी आखिरी तारीख का इंतजार करते रहते हैं, और आखिरी दिन कोई ना कोई वकूआ हो जाता है, ऐसे है ना, कोई ना कोई इमरजेंसी हो जाती है दानहार से। चले बहरहाल भाई, ये बात समझ आ रही है? मुझे सारा प्रोसेस ही बुला दिया आपने तरतीब से। फिर 3 तरह की ना, 30 से बात शुरू नहीं होगी, अब तो बात शुरू से शुरू होगी। रजिस्टर्ड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में फ़र्क है। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए 3 ऑप्शन है, सेम सिटी, डिफरेंट प्रोविंस। सेम सिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन पास करो, रजिस्ट्रार को 15 दिन में इतला दो। डिफरेंट सिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, 15 दिन के अंदर इतला दो रजिस्ट्रार। अगर डिफरेंट प्रोविंस में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, फिर कमीशन के पास जाओ। कमीशन कंफर्मेशन ऑर्डर इशू करेगा क्रेडिटर और मेंबर्स के इंटरेस्ट को कंसीडर करने के बाद, और ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज कमीशन थिंग्स फिट। जब ऑर्डर पास कर दिया, उसकी कॉपी कंपनी के पास, रजिस्ट्रार के पास 7 दिन के अंदर पहुंचानी है। और फिर कंपनी ने, रजिस्ट्रार ने कुछ नहीं करना, कंपनी ने ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी और कमीशन का ऑर्डर लेके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास जाना है। अगर 30 दिन से ज्यादा हो गए तो एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। 30 दिन के अंदर गया, रजिस्ट्रार उसे बोलेगा वेलकम। 30 दिन के अंदर गया, रजिस्ट्रार क्या बोलेगा? वेलकम। और रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द सेम एंड शैल इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं बोला, कहा सर्टिफिकेट इशू करेगा, जो इस बात का सबूत होगा कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है और कंपनी का मेमोरेंडम अब अल्टर कर दिया गया है। सर्टिफिकेट इशू करेगा ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आवे। लेकिन ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है भैया। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो नया इशू होता था, कब होता था? नया कब होता था? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कोई नहीं बोलेगा, ये स्टूडेंट बताएंगे तो फिर आगे लेक्चर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बताइए नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब इशू होगा? शाबाश, जब नेम क्लास चेंज होगी। शाबाश, नेम क्लास चेंज होने पे नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है। लेकिन यहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज हो रही है, सर्टिफिकेट तो देगा रजिस्ट्रार इस बात का कि रजिस्ट्रेशन हो गई है, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई नहीं देगा। समझ रहे? फिर इसके बाद क्या होगा? फिजिकल रिकॉर्ड शिफ्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या इफ चेंज हुआ तो किया जाएगा? लाजमी किया जाएगा। प्रोविंस चेंज हुआ है। Physical record of the company shall also be transferred to the registrar in whose jurisdiction the registered office of the company has been shifted.
ये हो गया हमारा सारा प्रिंसिपल लाइन। देखिए ये रजिस्टर्ड ऑफिस ला 3 तरह की चेंजेस थी, तीनों का प्रोसीजर 1 बाय 1 पढ़ लिया। एग्जाम में कोई सा भी पूछे तो बता देंगे, ज्यादातर वो ये तीसरे वाला पूछता है, पहले और दूसरे वाला पूछता है, लेकिन एमसीक्यू में जो बड़ा सवाल पूछता है वो तीसरे वाले के साथ पूछता है। क्लियर? अब इसके बाद प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है कल, चलें ठीक है, कल से मुराद अगले इतवार को, नेक्स्ट वर्किंग डे नहीं है, इतवार वर्किंग डे नहीं है, हमने जबरदस्ती कर लिया। हाँ, लेकिन याद रखें, यकीन कीजिए, जैसे आपका काम ना करने को, ना पढ़ने को दिल करता है, हमारा भी दिल करता है ना पढ़ाने को, यकीन कीजिए। हाँ, आपको नींद आ रही है ना, मैं भी क्लास से पहले 10 मिनट सो के आया हूँ लेकिन क्या करें, काम है तो करना है, ठीक है। अगर हम छुट्टियां ज्यादा दे देते तो उसमें रिस्क होता, एंड पे जाके आपका सिलेबस आखिरी महीने में एक्सटेंड हो सकता था। अब जितने ज्यादा दिन अब लगा रहे हैं ना, उतने ही दिन पहले इंशाल्लाह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हालांकि संडे को क्लास प्रॉब्लम होती है, मुझे खुद पता है प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हमें भी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा टारगेट है अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट कई तरीकों से हो सकता है, हमने किस तरीके से करना है, अच्छा, और टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इतवार की क्लास को आप माइंड तो नहीं करते? करते भी हो तो हमें क्या है, हमने जो करना है सो करना है, आपसे पूछ के थोड़ी पढ़ाना है, आपसे पूछ के पढ़ाया तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो बहरहाल, लेकिन उस्ताद जो फैसला करता है, यकीन किया कीजिए, हाँ, आपके इंटरेस्ट ही सामने रखता है, बाकी अच्छा बुरा तो अल्लाह ताला। ईदी नोट कर लीजिए, कौन कौन सी केस स्टडी करनी है आपने, कर ले शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 क्वेश्चन, 6 नहीं करना है, 6 नहीं करना है। चलिए जी। हाँ, वो एक जापानी कहावत है, किसी की मदद करनी हो तो उसे मछली नहीं देनी चाहिए, मछली पकड़ने वाला कांटा देना चाहिए। हाँ, ऐसा ही है ना। तो मैं आपको, मेरी ईदी ये है कि आपको ईदी नहीं दूंगा, इंशाल्लाह आपको बड़ी बड़ी ईदियाँ देने के काबिल बनाने की कोशिश करूँगा। बस समझ गए ना। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।